दोस्तों 2024 के चुनाव में बीते 2 दिनों में आप हिंदू मुसलमान टॉपिक को ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड पे देख रहे होंगे, लेकिन हनुमान जयंती के अवसर पर आज हनुमान जी भी ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक घटना का जिक्र किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनने पर लहूलुहान कर दिया जाता है, हनुमान भक्तों के साथ मारपीट की जाती है। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्या है दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूं। पीएम मोदी का सीधा संदेश यह है कि कांग्रेस राज में हनुमान भक्तों पे जो है उनके खिलाफ साजिश रची जाती है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो सुरक्षित है। दोस्तों उन्होंने राजस्थान में लोगों को याद दिलाया कि रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा में पथराव की कोई घटना नहीं हुई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में कई जगह शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि तुष्टीकरण के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद वो अपनी हर रैली में कांग्रेस के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और सनातन विरोधी कांग्रेस को बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान जयंती पर आज 3 तरह की तस्वीरें आई। पहली आम लोगों की जिन्होंने बजरंग बली की पूजा की और घर चले गए। दूसरी आम आदमी पार्टी की, जिनके नेता गदा और इंसुलिन दिखाकर राजनीतिक संदेश दे रहे थे। और तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े राम भक्त कहे जाने वाले रामनामी समुदाय के लोगों के साथ थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई पीएम मोदी के उस बयान की जिसमें हनुमान जी का नाम भी है और कांग्रेस पर निशाना भी। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये उसी घटना का वीडियो है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। 17 मार्च 2024 को बेंगलुरु में हनुमान चालीसा सुनने पर एक दुकानदार को धमकाया गया, उसे दुकान में पीटा गया। आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे और पीएम मोदी ने इस घटना की याद इसलिए दिलाई क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई। प्रधानमंत्री की बात कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को तीर की तरह चुभी। सबने एक सुर में कहा, मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सब जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो स्वघोषित विश्व गुरु है, पर ऐसा लगता है कि वो विश्व गुरु नहीं बनना चाहते हैं, वो विश्व गुरु बन गए हैं। ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर पुराना खेल जो है वो खेल रहे हैं।
वो है पोलराइजेशन। देश के अंदर पोलराइजेशन पैदा करो और एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश करो। मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के नेता भी इस घमासान में कूद पड़े जिनकी राजनीति ही मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं। जो पहले फेज का जो इलेक्शन रहा है उसमें शायद बीजेपी की हालत पतली रही होगी, क्योंकि जब बीजेपी वाले जो है मज़हब का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा सीधा ये मायने निकलता है कि उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक रही है। दोपहर होते होते बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कांग्रेस की तुलना रावण की लंका से कर दी और लंका जलाने की चेतावनी भी दे डाली। मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा। यानी कुल मिलाकर हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा से ज्यादा नेताओं के बीच सियासी चालीसा की गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, चुनावी माहौल में हनुमान जी को कोई नाराज नहीं करना चाहता, सबको हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस को राम और हनुमान विरोधी बताने की कोशिश कर रहे, कांग्रेस के नेताओं को बुरा लग जाता है। दोस्तों, कांग्रेस के एक ऐसे ही नेता हैं जो पिछली बार चुनाव आ रहे थे, कन्हैया कुमार, जो जेएनयू में छात्र राजनीति से चर्चा में आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उन्हें नेता बनाया, जिसमें वो लाखों वोट से हारे 2019 में बेगूसराय से। जी हां, बेगूसराय से चुनाव लड़े, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अब उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहरी उम्मीदवार बताकर उनका विरोध भी कर रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कहा, सुनिए। कन्हैया, आप जानते हैं कि विकास और विरासत दोनों बीजेपी का एजेंडा है। तो विकास तो अब जो हो रहा है उस पर आप कटाक्ष कर ना, वो कह रहे हैं विरासत, यही सब जो मुद्दों का विरासत, जो मुद्दा लेकर 370 का मुद्दा हो गया, चाहे ये सब जो मुद्दा उठा रहे हैं क्या तुष्टिकरण का मुद्दा, ये उनका विरासत में मुद्दा उठाते रहे और आज भी उन्होंने उठाया। एक और मुद्दा उन्होंने उठाया है कि आज हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को बात तो आप कर रहे हैं हनुमान चालीसा की बात। हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को आप लोग मारे जाते हैं ना। प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना कि प्रधानमंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमको आपकी जरूरत नहीं है, वो हमको आता है। नहीं, मारते पीटते हैं। आपकी सरकार कर्नाटक में थी, वहां अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। क्या बात करते हैं, जब भूत पिचास निकट नहीं आवे तो हनुमान चालीसा पढ़ने से तो भूत पिचास नहीं आता है। कौन मारता पीटता है? वो ये बताएं कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब वो जाएंगे बाजार में खरीदने के लिए पेट्रोल अपने बाइक में, तो वो कितने रुपए लीटर मिल रहा है, और जो बाइक है वो कितने में मिल रहा है। जो 50,000 रुपये में दुपहिया मिल रहा था वो 1 लाख में मिल रहा है। जो महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, मेरे घर में भी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको सुना देंगे हनुमान चालीसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनाइए 2-4 लाइन। नहीं, मुद्दा पे आइए कि सोना जो है जो 35,000 में मिला वो 73,000 रुपये में मिल रहा है। ये मुद्दा है। देखिए उनका क्या है ना, देश जानता है। वो जो देश को बोल के आए थे ना, विकास, रोजगार, प्रगति, उसका क्या हुआ, मेरा ये सवाल है। अरे कन्हैया कुमार जी, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो भूत पिचास नहीं होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे होता है। थोड़ा ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस देश को बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विसियोटो फर्नांडिस के एक बयान का हवाला दिया है और कहा है कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। पीएम मोदी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस से गोवा के उम्मीदवार जो है वो भारत के संविधान को लेकर क्या कह रहे थे। पर पहले प्रधानमंत्री को सुनिए। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है?
ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? दोस्तों, पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। अब सुनिए कांग्रेस के गोवा के प्रत्याशी फर्नांडिस का वो बयान जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। On 10th March 2019, just last Lok Sabha election पयली आमचो गिरीश चोडणकर तेन्ना नवो प्रेसिडेंट जाल्लो काँग्रेसाचो ताणें आमकां इन्विटेशन धाडलें मातसो आमचो राहुल गांधी येता ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी सिद्धार्थ गोवन आयिल्लो आनी आमकां म्हणपा लागलो मातशें तुमी येवन ताचे कडेन डिस्कशन करा। आमी 12 प्रश्न मांडले आनी ते 12 इश्यूजान एक इश्यू हाडलो वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशीप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा आनी तेन्ना ताणें विचारलें इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? आमी म्हणलें नो। तो म्हणपाक लागलो देन नो डिस्कशन। आय सेड सॉरी, आय सेड सर प्लीज लिसन, कॉन्स्टिट्यूशन was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आमी लिबरेट जाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुमी पास केले जाका आमकां तुमी इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। दोस्तों, गोवा की डुअल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। अगर यह मानसिकता भारत विरोधी नहीं है तो क्या है, सोचिएगा। दोस्तों, मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। दोस्तों, अमेरिका खुद को भारत का दोस्त बताता है, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने से भी बाज नहीं आते वहां पे कुछ लोग। दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च रिपोर्ट झूठ फैलाने के मकसद से तैयार हुई है, जिसमें भारत में लागू हुए सीएए और भारतीय मुसलमानों को लेकर भर भरकर झूठ बोला गया है। दोस्तों, लगता है कि भारत में मनाए जा रहे लोकतंत्र के पर्व से अमेरिका को परेशानी हो गई है। वैसे वो अपनी जो ये बात कह रहा है और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों, ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो चल नहीं पाएगा। कैसे कैसे झूठ परोसे जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में उस सब का पर्दाफाश होगा। अमेरिका के सफेद झूठ पर भारतीय मुसलमानों का करारा जवाब है। आपको बता दें कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस साल भारत में लागू हुए सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर झूठ का भरपूर पुलिंदा लपेटकर रिपोर्ट तैयार की गई है। सीआरसी यानी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएए के कुछ प्रावधान संभावित रूप से भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि एनआरसी के साथ साथ सीएए भारत की मुस्लिम आबादी के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीएए का विरोध करने वाले लोग सत्ताधारी बीजेपी से डरे हुए हैं, जो हिंदू बहुसंख्यकवादी मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जो आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालती है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन करती है। यही नहीं, रिपोर्ट में सीएए को लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसे चुनाव से जोड़कर बताया गया है, यानी इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका की बाइडेन सरकार भी इस पर लेकर बारीकी से निगरानी करने का स्वांग भरती आई है। हालांकि अमेरिका के झूठ को खुद ही भारतीय मुसलमान बेपर्दा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो 100% भारतीय हैं और भारत की विकास यात्रा में जिम्मेदार होने के साथ साथ हिस्सेदार भी हैं। हिंदुस्तान की जहाँ तक की बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो खुद ही सक्षम है, उसमें अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मुल्क को बोलने का अधिकार नहीं है। अमेरिका को तो अपने हाल देखना चाहिए। अमेरिका बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बन रहा है, तो फिलिस्तीन में देखिए कि फिलिस्तीनियों के साथ में कैसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ में कैसा हो रहा है। बाहरी मुल्क हैं जो हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे मुल्क को टारगेट कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका किरदार पहले से ही मशकूक है, आप हमारे पे तरस मत खाइए। ये जवाब है भारतीय मुसलमानों का, जो अमेरिका के झूठ और प्रोपेगेंडा पर सीधा तमाचा जड़ रहे हैं। दूसरी ओर खुद केंद्र सरकार भी दसियों बार साफ कर चुके हैं कि इससे देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है, यानी यहाँ के मुसलमानों को किसी भी तरह का भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे।
अब आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए कि दुनिया भर में मानवाधिकार का ठेका लेकर दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका खुद अपने देश में हो रहे नस्लभेदी दंगों से लेकर गन कल्चर को लेकर कितना जिम्मेदार है। दरअसल अमेरिका के नस्लभेदी दंगे जग जाहिर हैं। अमेरिका में नस्लभेदी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ गन कल्चर लाखों मौत की वजह बन चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हर रोज 118 मौतें हो रही हैं, यानी साल भर में 40,167 मौतें। इसी तरह 2022 में भी हर रोज 121 मौतें हुई, यानी पूरे साल में 44,287 मौतें सिर्फ गन कल्चर के चलते हुई। जबकि 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद हजारों अमेरिकियों ने कैपिटल हिल में घुसकर पूरे देश को ही संकट में डाल दिया था। लेकिन अमेरिका यहाँ अपना मुंह छिपाए फिरता है। जानकारों की माने तो अमेरिका इस तरह का प्रोपेगेंडा सोची समझी रणनीति के तहत फैलाता है। अमेरिका अपने को तो सुपर पावर मानता है, तो ये अमेरिका का रवैया है, अमेरिका का ढर्रा है। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है। हाँ, अमेरिका मानता है कि उसके देश के अंदर भी काफी कमियां हैं, बट वो किसी दूसरे देश को उसके ऊपर उंगली नहीं उठाने देता। देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे दोस्त जिस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उससे इनकी कलई पूरी तरह खुल जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, हमारा 7 समंदर पार का दोस्त अमेरिका ही नहीं, दोस्तों हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का चैंपियन है। पाकिस्तान की मीडिया भी भारत के खिलाफ कैसा झूठ परोसती है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को न सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बल्कि झूठ का पुलिंदा भी बनाया जा रहा है और इसे नफरती अंदाज में पेश किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी बात कही, अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग किया। अर्बन नक्सल पर ये अनपढ़ पाकिस्तानी ये समझ नहीं पाए। अर्बन नक्सल का मतलब होता है शहरी नक्सलवादी। लेकिन दोस्तों, ये अनपढ़ पाकिस्तान की मीडिया ने इस अर्बन नक्सल की जगह अरब नस्ल बताते हुए मुसलमानों को भड़काने की एक साजिश रची और झूठ फैलाया, ताकि हमारे अरब से जो दोस्त हैं और हमारे और यूएई की रिलेशनशिप है वो खतरे में पड़ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के हामिद मीर जैसे पत्रकार भड़काते हुए भी कह रहे हैं कि अब हमारे अरब भाइयों को निर्णय लेना है, मोदी को दिया जाने वाला अगला पदक कौन सा है। ये ऐसे घबरा चुके हैं। दोस्तों, अब भारत के मित्रों की सीरत और सूरत तो आपने देख ली। अब बात करते हैं सूरत की, जहां बीजेपी ने सूरत की सीट निर्विरोध जीत ली है, 1-0 की बढ़त भी बना ली है। आपको मैं बता दूं कि सूरत में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान से बाहर हो गए। दोस्तों, वो मैदान से बाहर ही नहीं हुए, बल्कि अब लोग उनकी सूरत देखने को तरस रहे हैं। खासकर कांग्रेस के लोग उनके घर पहुंच गए। दोस्तों, कहां और क्यों लापता हो गए, ये इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सी न्यूज की टीम इसकी पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही, भाई ये गए तो गए क्या, क्यों गए, किधर गए, देखिए। एक तरफ बिना चुनाव मैदान में उतरे ही बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की सूरत पर जीत की खुशी दिख रही है। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है, तो वहीं दूसरी ओर यहां दरवाजा बंद है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार की सूरत कहीं नहीं दिखाई दे रही। सूरत की सीट को खुद ही हाथ से छोड़ने के बाद और चुनाव से पहले ही कमल खिलाने में भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी और उनके प्रस्तावक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हो, ये नीलेश कुंभानी का जो हाउस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम जो नीलेश कुंभानी और उनके जो परिवार है उनके साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो नीलेश कुंभानी का जो घर है उनका डोर बेल बजा रहे हैं और उनका संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द बातल हुआ, उसके बाद जी मीडिया की टीम यहाँ पे आके पहुंची है। देखिए, एक बार तो मैंने डोर बेल बजाया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा। यहां कांग्रेस बिना लड़ाई के हार गई और बीजेपी का कमल आराम से खिल उठा। कांग्रेस गुस्से में है और चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंच चुकी है।
तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सूरत के सरथाना में यह नीलेश कुंभानी की सोसाइटी है। फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। उन्हें अब हर कोई खोज रहा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने गुस्से में हैं कि वो सोसाइटी में नीलेश के नाम पर गद्दार का पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। देखिए, नीलेश भाई ने जो किया है ना, ये बहुत गलत किया है। भले ही वो ले रहे हैं कि भाई उनके ठेकेदार थे तो उनके रिश्तेदार ही ना। आज अगर मैं हूं, अगर मेरे रिश्तेदार कुछ ऐसे करते हैं तो मेरा उसमें उन पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जी न्यूज की टीम भी नीलेश कुंभानी को खोज रही है। इस तरह नीलेश कुंभानी के जो बने हुए मित्र और भागीदार, ये तीन ठेकेदार के रूप में कलेक्टर में एफिडेविट की थी, लेकिन जब फॉर्म की स्क्रूटनी की गई थी तब ये तीन सुबह में वहां पे पहुंच गए थे और जो एफिडेविट में जो सही है वो खुद की नहीं होने का दावा कलेक्टर के सामने किया गया था। कलेक्टर ने एक लिखित में नीलेश कुंभानी को ये बारे में खुलासा मांगा गया था, लेकिन नीलेश कुंभानी ने दूसरे दिन सुबह 9 बजे का समय मांगा गया था। नीलेश कुंभानी ने बोला था कि 3 जो ठेकेदार है उसमें से एक को कलेक्टर कचहरी वो लेके आएंगे, लेकिन 11 बजे का समय हो गया था। एक भी जो ठेकेदार था वो कलेक्टर कचहरी पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से कलेक्टर ने नीलेश कुंभानी का जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद जी मीडिया की जो टीम है वो लगातार यहां पे पहुंची है। डोर बेल बजाने का प्रयास बार बार हो रहा है, लेकिन यहां पे दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है। सवाल है कि नीलेश क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्या अब उन्हें कोई डर सता रहा है? पाटीदार समाज से आने वाले कुंभानी को लेकर कई तरह की चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। अब इस पर राजनीतिक जंग भी छिड़ गई है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो मॉडल अपना रहे हैं पुतिन स्टाइल डेमोक्रेसी का, वो देश के लिए हानिकारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रजातंत्र पे हमला है और संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उसको बदलने का काम है। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया। जबकि सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष पर पलटवार कर रही है। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। आपको बता दें कि नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पटसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बनवाया था, और पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। पर्चा वापसी के अंतिम दिन सभी 9 में से 7 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। यहीं से कांग्रेस से वो अपना हाथ खींचते दिखाई दिए थे। सूरत से चेतन पटेल, जी मीडिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन में ही सूरत की तस्वीर कैसे बदल गई, जबकि चुनाव की तारीख 7 मई की है। वही सीट है जो बीजेपी 74-75% वोट शेयर से जीती। दोस्तों, 20 अप्रैल 2024 को सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के नामांकन पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में गलती पाई गई। दोस्तों, गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुंभानी से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद 21 अप्रैल 2024 को कलेक्ट्रेट और चुनाव अधिकार के समक्ष सामने सुनवाई हुई। दोस्तों, लेकिन सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले चारों गवाह गायब थे और नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द कर दिया गया। और आखिर में 22 अप्रैल 2024 को बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। गुजरात में दोस्तों पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। दोस्तों, 1984 से सूरत सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आई है। हैदराबाद से अब दोस्तों बात करेंगे। सूरत से मैं बात करूंगा हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद से माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग की पिक्चर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास में आपके लिए हैदराबाद से एक अलग तरीके की कहानी है और पुलिसकर्मी या उनके परिवार से हमारी खास अपील है कि वो ये रिपोर्ट जरूर देखें। ये पूरी कहानी इस वीडियो में है। गले में फूलों की माला से लदी ये
महिला माधवी लता है, जो हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी है और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस वीडियो में एक महिला पुलिस अधिकारी उनसे गले मिलती है और इस वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। यानी ड्यूटी के समय जादू की झप्पी देना इन्हें कैसे भारी पड़ गया दोस्तों, अब इसे समझिए। दोस्तों, वायरल वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता चुनाव प्रचार के दौरान दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और उनकी नजर एक महिला पुलिस अधिकारी से मिलती है। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी माधवी की तरफ बढ़ती है, उनसे हाथ मिलाती है और फिर मुस्कुराते हुए गले लग जाती है। यही सीन तेलंगाना की सरकार और पुलिस प्रशासन को ऐसे चुभ गया जैसे माधवी लता का तीर ओवैसी को चुभा था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से मामला हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के पास पहुंचा। उन्होंने जांच कराई। पता चला यह हैदराबाद के सैदाबाद इलाके का वीडियो है और वीडियो में माधवी लता से गले मिल रही पुलिस अधिकारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी है, जिन्हें सैदाबाद में माधवी के चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था संभालते संभालते एएसआई उमा देवी शायद भावनाओं में बह गईं और ड्यूटी के दौरान माधवी लता को जादू की झप्पी देकर अपने ही डिपार्टमेंट से मुसीबत मोल ली। एएसआई उमा देवी को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, मतलब साफ है, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी और कुछ नहीं। दोस्तों, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं। इजराइल के खिलाफ ईरान ने चीन की मदद से बनी मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च तो किए, वो हमला सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, अब चीन की एक घटिया तकनीक से बने हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि मेड इन चाइना हथियारों से युद्ध में ईरान का बंटाधार होना क्या तय है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, एक घटिया हथियारों की बात करूं, पर उसके पहले ईरान इजराइल युद्ध से आई ये बड़ी खबर के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। मामला मिडिल ईस्ट में हुआ और इससे शी जिनपिंग की पोल खुल गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल के हमले में ईरान की 50% मिसाइलें लॉन्च ही नहीं हो पाई और अगर लॉन्च हो गई तो वो टारगेट तक ही नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, फेल हो गई। ईरान की मिसाइलों का हमला असफल हो गया, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में 90 के दशक में ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद चीन ने मिसाइलें बनाने की तकनीक और उपकरण साझा ईरान से किए और वो चाइनीज तकनीक अपने पहले टेस्ट में ही फेल हो गई। दोस्तों, मेड इन चाइना सामान के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो दोस्तों शाम तक। चीन पर हथियारों के लिए भरोसा करके ईरान से ये बात समझ चुका है। दोस्तों, और ये खबर पाकिस्तान सहित दुनिया के उन देशों के लिए चेतावनी है जो चीन के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक गईं। इसकी वजह है चीन से मिले घटिया उपकरण। बीजिंग से मदद लेने की वजह से ईरान की मिसाइलें हमला करने के काबिल ही नहीं हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1994-95 में ईरान को सीक्रेट मिसाइल तकनीक दी। चीन ने ही ईरान की मिसाइल को दिशा देने वाले सैकड़ों उपकरण और कंप्यूटराइज्ड मशीनें ईरान को बेची, जिसकी मदद से ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाया। ईरान के तेहरान और इस्फहान के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री और मिसाइल टेस्ट रेंज को चीन की मदद से तैयार किया गया। चीन से मदद के बाद ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया। मिसाइलों की रेंज बढ़ाने से लेकर उनको दिशा देने में ईरान को जो भी दिक्कत हुई तो चीन से फुल सपोर्ट मिला, पर चीन की मदद मिलने के बाद भी ईरानी मिसाइलें किसी काम की नहीं। 13 अप्रैल को हमले में ईरान ने कुल मिलाकर 170 ड्रोन्स को लॉन्च किया था। हालांकि उनमें से एक भी इजराइल तक नहीं पहुंच पाया। 30 क्रूज मिसाइलों को भी इजराइल ने हमले से पहले ही रोक दिया। इसके साथ ही ईरान की सेना ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थीं, जिनमें से 108 को नष्ट कर दिया गया। बताया यही जा रहा है कि ईरान की आधी मिसाइलें बिना किसी जवाबी हमले के अपने आप ही फेल हो गईं। इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बचे हुए अवशेष मौजूद हैं,
चीन की मदद से बनी ये मिसाइलें आसमान में अपना रास्ता ढूंढने के बदले जमीन पर गिर गईं। अब तक खबरों से यही पता चला है कि इजराइल को ऐसी मिसाइलों से बहुत कम नुकसान पहुंचा। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ईरान के ड्रोन भी फेल हो रहे हैं। दावा यह भी है कि ऐसी खबरों के बाद ईरान के ड्रोन चीन से मिले सिस्टम पर काम करते हैं। ईरान अपने ड्रोन्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए चीन के सैटेलाइट सिस्टम की मदद लेता है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक 2021 में चीन ने ईरान को बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का फुल कंट्रोल दिया। अब इजराइल के खिलाफ ईरान का ड्रोन हमला बुरी तरह से फेल हुआ। उससे लगता है मानो चीन की मिलिट्री तकनीक में भी कमी है। दावा है कि चीन में बने हथियारों की क्वालिटी पर ईरान का भरोसा उठ गया है, इसलिए ईरान में चीन से हथियारों का आयात पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है। हथियार चाहे चीन से मिली तकनीक मदद से बने हों या फिर मेड इन चाइना हो, इनकी क्वालिटी पर दुनिया के कई देशों का भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान ने चीन से 4 F-22P युद्धपोत खरीदे, पर जल्द ही इनमें तकनीकी समस्या शुरू हो गई। युद्धपोतों पर लगी मिसाइलें अपना लक्ष्य ढूंढ नहीं पाती थी। बाद में पाकिस्तान ने तुर्की की मदद से इनको अपग्रेड किया। बांग्लादेश की वायुसेना ने चीन से खरीदे गए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को वापस कर दिया। इराक ने चीन से 20 लड़ाकू ड्रोन खरीदे। शुरुआती कुछ सालों में ही 8 क्रैश हो गए और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण बाकी ड्रोन काम ही नहीं कर रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर साल अपने हथियारों की परेड दिखाते हैं। इसका एक लक्ष्य ये भी है कि दुनिया के सामने मेड इन चाइना हथियारों की प्रदर्शनी की जाए। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध से ये पता चल गया है कि देखने में ये हथियार कितने ही घातक क्यों न हो, असल में ये किसी काम के नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अगर आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं और किसी खास सामान के बारे में आपको नेगेटिव खबर सुनाई देती है या पता चलता है तो उसे कोई नहीं खरीदना चाहता। तो चीन के साथ भी दोस्तों यही हो रहा है। दोस्तों, 2019 से 2023 के बीच चीन के हथियारों का एक्सपोर्ट 5% से ज्यादा गिर गया है। आज हम 2010 के, अगर मैं बात करूं 2010 से 2020 के बीच में, और इन आंकड़ों को मैं ध्यान से देखूं तो सैनिक साझा सामान का निर्यात 50% नीचे जा चुका है चीन का। दोस्तों, एक्सपोर्ट नीचे आने की वजह से चीन के हथियारों की दोस्तों जो पूरी की पूरी जो रीजन है उसके पीछे उसकी खराब क्वालिटी है। दोस्तों, चीन की कंपनियों के बनाए गए हथियारों का प्रदर्शन कमजोर है। एक और वजह यह भी है कि चाइनीज हथियारों को युद्ध में परखा नहीं गया है। दोस्तों, लोगों को यह पता ही नहीं लगा कि ये जंग में ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं, मतलब कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। चीन से हथियार खरीदकर पछताने वाले देशों में सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। दोस्तों, चीन ने 2019 से 23 के बीच 40 देशों को हथियार दिए थे दोस्तों, और इन हथियारों में से 61% सिर्फ पाकिस्तान ने खरीदे। और सस्ते हथियार खरीदकर पाकिस्तान की सेना आज पछता रही है। दोस्तों, जंग में फिसड्डी प्रदर्शन करने वाले चाइनीज हथियारों को अब बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी नहीं लेना चाहते। इस बीच हमारी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो चुकी है और भारत एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में इमर्ज कर रहा है। दोस्तों, मतलब साफ है कि आज जो पाकिस्तान है और चीन है, ये सब घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जा रहे हैं और एक डिफेंस का बड़ा मार्केट है जिसको भारत कैप्चर कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपके अगले सवाल पे आना चाहता हूं और ये भी चीन से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया के कई देश घुसपैठियों के संकट का सामना कर रहे हैं। भारत तो इससे परेशान है ही, ब्रिटेन भी, जी हां, ग्रेट ब्रिटेन भी घुसपैठियों से परेशान है। अब तो ब्रिटेन घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्त हो गया है और अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटेन ने घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए बड़ा फैसला लिया है। क्या है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का प्लान? क्या है ये मास्टर प्लान? देखिए रिपोर्ट। अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा ब्रिटेन से घुसपैठियों को निकालने का प्लान तैयार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने देश में अवैध रूप से घुसे शरणार्थियों को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को ब्रिटेन की संसद ने अवैध शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने से जुड़ा कड़ा कानून पास कर दिया। ये कानून है रवांडा डिपोर्टेशन कानून। कानून के तहत ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को ब्रिटेन से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश रवांडा भेज दिया जाएगा।
ब्रिटेन अपने देश में आने वाले घुसपैठियों को अपने देश से इतना दूर भेज रहा है कि वो चाहकर भी दोबारा अवैध तरीके से ब्रिटेन आने की गलती ना कर सके। रवांडा में घुसपैठियों को शरण दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार रवांडा को कीमत चुकाएगी। बाकायदा दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ है। ब्रिटेन हर एक घुसपैठिए के लिए रवांडा को 20,000 यूरो यानी करीब 20,64,000 रुपए देगी। दिसंबर 2023 तक ब्रिटेन ने रवांडा को 2,477 करोड़ रुपए दे दिए हैं। साल 2026 तक रवांडा को ब्रिटेन से 3,820 करोड़ रुपए मिलने हैं। दोस्तों, घुसपैठियों को हटाना राष्ट्रहित होता है। और दोस्तों, आपके सवाल का मकसद संपूर्ण राष्ट्रवाद और हर खबर में संपूर्ण राष्ट्रवाद। नमस्कार।